ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। 6 साल 1 महीना और लगभग 25-26 दिन बाद आज फिर से नोटबंदी की चर्चा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने आज 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अपने 122 पन्नों के 122 पेजेस के फैसले में कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को लागू करने में कहीं कोई गड़बड़ थी ही नहीं। वो सरकार का अधिकार था और उसने जो ठीक समझा वो फैसला लिया। अब आपको बता दें कि नोटबंदी सही थी या गलत थी, आज का जजमेंट इस पर नहीं था, बल्कि इसे लागू करने के तौर तरीकों को लेकर था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 वर्सेस 1 से आया, यानी 4 जस्टिस जो थे उन्होंने एक तरफ फैसला सुनाया और एक का फैसला विरोध में आया। सिर्फ एक जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि अच्छा होता सरकार पहले संसद में चर्चा करती और फिर कानून बनाकर नोटबंदी करती। बहरहाल 6 साल बाद राजनीति करने का नोट मिला है। बीजेपी ने कहा अब राहुल गांधी, कांग्रेस और उन तमाम विपक्षी नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए जो नोटबंदी पर दुष्प्रचार कर रहे थे, देश को डरा रहे थे, नेगेटिविटी पैदा कर रहे थे, फैला रहे थे। वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार को आज के फैसले से खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नोटबंदी को सही या गलत बताने पर था ही नहीं। कोर्ट का फैसला तो उसे लागू करने की प्रक्रिया पर आया। विपक्ष के मुताबिक नोटबंदी का जो असर हुआ वो तो देश भुगत रहा है और इसके लिए विपक्ष को नहीं बल्कि सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। तो क्या सुप्रीम फैसले के बाद भी नोटबंदी पर सवाल और सियासत अभी बाकी है? ये बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट देखिए। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है। देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना। अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस मानते हैं तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? लूट लाबी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें मुहर लगाई। बीजेपी की आदत है अतिशयोक्ति करना और झूठ बोलना। यहाँ तो कोरा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर अपना निर्णय सुनाया। राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। तो आपको बता देते हैं इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। अमित जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही शिवसेना उद्धव से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट अखिलेश प्रताप सिंह, आप ही का। सरकार कह रही है कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, गुमराह करने का काम विपक्ष ने किया, दुष्प्रचार किया। माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो नोटबंदी के बाद का जो परिणाम है वो सब अच्छे रहे। उसने प्रक्रिया पे कहा है कि जो रिजर्व बैंक की नियमावली है उसके अनुरूप ही नोटबंदी प्रक्रिया जो है वो उसको उसने सही ठहराया है। परिणामों पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं। और अदिति जी, आपको भी याद होगा जब ये काला धन की बात करते करते नोटबंदी ले आए तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने नोटबंदी के गुण गिनाए थे, लाभ गिनाए थे। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के सारे लोग
आज बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर आके क्यों नहीं कहते हैं कि बड़ा अच्छा था? क्योंकि इन्होंने जो नोटबंदी से फायदे गिनाए थे, वो पहला गिनाया था कि काला धन खत्म हो जाएगा, दूसरा गिनाया था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे, तीसरा गिनाया था कि आतंकवाद इस प्रक्रिया से खत्म हो जाएगा, और चौथा कहा था कि जो छपे नोट हैं वो अब हम इस प्रक्रिया में के बाद और कम कर देंगे, छपे नोटों के चलन कम कर देंगे। अब पहला था वादा कि काला धन, तो काला धन खत्म हो गया या कम हुआ? वो तो आरबीआई ने भी कहा कि कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट थे उतने वापस आ गए। उल्टा काला धन बढ़ गया, स्विस बैंक में 2-3 गुना काला धन जमा हो गया। अभी आरबीआई ने 4-6 महीने पहले कहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट प्रचलन में ही नहीं है। ये आरबीआई ने कहा। नकली नोट बढ़ ही गए, रोजाना नए आ रहे हैं। आतंकवाद कहा था कि खत्म हो जाएगा, खासतौर से कश्मीर को लेकर के। कश्मीर में आतंकवाद का भी, चलिए ठीक है, इस पे जवाब दीजिए। ठीक है, आप मंशा पर बात कर रहे हैं। चौथा ये कहा था, चौथा सुन लीजिए, चौथा पॉइंट है जो कि छपे नोट कम चलेंगे प्रचलन में। 17 लाख करोड़ के उस वक्त प्रिंटेड करेंसी थी, आज 31 लाख करोड़ की प्रिंटेड करेंसी है। तो ये जो दावे किए थे कि इस नोटबंदी से ये फायदे होंगे, वो जस्ट सारे रिवर्स हो गए। ठीक है, अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला, देश की सुप्रीम अदालत का फैसला प्रक्रिया को लेकर आया, माफी किसी को मांगनी चाहिए तो केंद्र सरकार को मांगनी चाहिए। इन्होंने दलीलें अभी दी। इन्होंने कहा कि जब नोटबंदी लाई गई तो ये कहा गया काला धन पर रोक लगेगी, आतंक की जो फंडिंग है उस पर ब्रेक लगेगा, करेंसी का जो सर्कुलेशन है उस पर लगाम लगेगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नजरों का फेर है अदिति जी। 58 एप्लीकेशन दिया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से एक शिकायत है कि 2016 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, मार्च अप्रैल तक सारे एप्लीकेशन हो गए थे। 6 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय पे आने में। जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। 6 साल तक ये लोग देश में कंफ्यूजन फैलाते रहे कि नोटबंदी खराब थी। 1946 में नोटबंदी हुई, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1978 में मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की, कांग्रेस विपक्ष में थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। और 2016 में फिर नोटबंदी हुई। तीनों बार हमने परिणाम देखा है कि नोटबंदी के बाद कुछ दिन हमेशा डिफिकल्ट होते हैं और उसके बाद इकोनॉमी छलांग लगाती है। क्या यह सही नहीं है कि नोटबंदी के बाद हमारे टैक्स बेसिस में 3 करोड़ की वृद्धि हुई, 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स से जुड़े? क्या यह सही नहीं है कि पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन के माध्यम में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया पूरे विश्व में? क्या यह सही नहीं है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का आकार छोटा हुआ है? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आज यूपीआई भीम एक्ट और उसके तहत हो रहे हैं, गूगल पे वगैरह जितने हैं। तो करेंसी कहीं ना कहीं से चलन में आ गई है, एक डेटा कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स बेस बढ़ गया है, हमारी एक इंडियन इकोनॉमी नंबर 5 की इकोनॉमी बन गई। ये आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सरकार की नीयत पे शक कर रहे थे। नोटबंदी मुख्य कारण था ब्लैक मनी सॉप करना, काफी हद तक सफलता मिली। नोटबंदी के अगले साल में पीयूष गोयल ने, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि 1.3 लाख करोड़ की ब्लैक मनी। अभी आपने डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र किया, आपने जो एक इनिशियल कमेंट में सबका लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कैश जो है वो अब भी किंग है, और किस तरह से सर्कुलेशन जो है 2016 के मुकाबले 83%, 83% ऊपर गया है। ये वो सवाल है जिन पर आज हम बात करेंगे। अजय जी, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। राजीव रंजन जी, भी आपने अजय आलोक जी को सुना, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिहाज से इंडिया का कद बढ़ा। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई। माफी किसे मांगनी चाहिए? क्योंकि हर पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहा है और कोर्ट इन सब के बीच ये कह रहा है जो प्रक्रिया अपनाई गई वो सोची समझी प्रक्रिया थी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हुए, बड़ी संख्या में उद्यमों ने हाथ खड़े कर दिए, उनके काम बंद हो गए। और अभी अजय आलोक जी ने डिजिटल इकोनॉमी पर जो भी बातें कही, लेकिन आपने स्वयं कहा कि उस रिपोर्ट में क्या है। जिस तरह से आज परिचालन में करेंसीज हैं, इतनी बात तय है कि 2 चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक, बड़ी संख्या में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के
बड़े करेंसीज कहीं ना कहीं परिचालन में अगर नहीं दिख रहे हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं रखा गया है। और अब चाहे गुजरात में जयशाह के प्रतिष्ठान के बढ़ते कदम, उसके बाद अजीत डोभाल के सुपुत्र के बढ़ते कदम, नोटबंदी के बाद कुछ औद्योगिक घरानों ने बड़ी छलांग लगाई। कोऑपरेटिव बैंक्स की जो भूमिका महाराष्ट्र समेत कुछ पश्चिमी भारत के राज्यों में रही, एक शेड्यूल्ड बैंक के कई अधिकारियों को उसमें कई तरह के दंड दिए गए और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि जो परिचालन में नोट पहले थे उतना ही नोट आरबीआई ने खुद भी स्वीकार किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि उतने पैसे आ गए। तो इसका मतलब है कि स्याह को सफेद करने का काम काफी तरीके से मंदिरों के दान पात्रों के जरिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिए, कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स के जरिए कराया गया। और जो सत्ता में होगा निसंदेह उनकी ओर ही वो इशारा भी होगा कि कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ये सारा खेल पला बढ़ा। अब देखिए जो पैराडाइज स्कैम के या पनामा स्कैम्स के जो रिपोर्ट्स आए हैं और जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों के नाम आए हैं, इतनी बात तय है कि हिंदुस्तान से ये पैसा जो परिचालन में नहीं दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इन औद्योगिक घरानों या इस तरह के लोगों के पैसे हिंदुस्तान के बाहर भी गए हैं। अब कुल मिलाकर के जिन लोगों ने कतारों में अपनी जान गंवाई, मैं राजीव जी आपका जो एग्जैक्टली पॉइंट है, व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट? आप ये बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन से रोजगार हिट हुआ, डीमोनेटाइजेशन से आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ? राजीव जी आपसे पूछ रही हूं। देखिए अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा हुआ होता तो निसंदेह बेहद खुशी की बात होती। मैंने चंद औद्योगिक घरानों की बात कही जिनको लेकर बराबर ये आरोप लगते रहे हैं। अगर औद्योगिक घरानों को इसका लाभ होता, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आज बेहतर परफॉर्म करने के अवसर मिले होते। चलिए ठीक है, आपका ग्रॉस क्योंकि प्रोडक्शन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। कमेंट यहाँ पर अजय आलोक मैं आपका चाहती हूँ। इन्होंने दो बातें यहाँ पर रखी। इन्होंने ये कहा सेलेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट, चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन से। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उस ब्लैक की मनी को व्हाइट किया, ये राजीव जी ने आरोप लगाया। और एक और बड़ी बात कही जो कि बार बार डिमोनेटाइजेशन के क्रिटिसिज्म में कही जाती रही है कि उसने इकोनॉमी को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को हिट किया था और जो रोजगार था उसे हिट किया था। देखिए जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त महागठबंधन की सरकार यहां चल रही थी, उसके बावजूद नीतीश जी ने नोटबंदी का समर्थन किया था। अब नोटबंदी के बारे में इस तरह के ख्याल हैं तो खैर वो राजीव जी बेहतर जानेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी के 6 साल के बाद एक कर चलते हैं। हाँ, कोरोना आया, जीएसटी आया, हमारी इकोनॉमी हिट हुई, हमारी जीडीपी गिरी, उसके बाद फिर से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। क्या यह सही नहीं है कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं? क्या यह सही नहीं है कि नोटबंदी के समय जो हमारी इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की थी वो आज लगभग बढ़ के 3 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई, यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा? क्या यह सही नहीं है कि टैक्स बेसिस का कंज्यूमर में हमारे में 2 करोड़ की वृद्धि हुई है नोटबंदी के बाद से? ये सब तमाम आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी कहीं ना कहीं से उन तमाम भारतीयों को एक सशक्त नेट में जोड़ने में सफल रही जिस उद्देश्य के लिए किया गया था। टेरर फंडिंग निश्चित रूप से कम हुई है। अखिलेश जी को दिख नहीं रहा है कश्मीर में कितनी अटैक्स होते थे, पत्थरबाजी हो रही है। अब हिंदुओं के घर में घुस के जो कभी कभी 1 ट्रिलियन इंसिडेंट करते हैं ये लोग, वो तो किस लिए कर रहे हैं आपको भी पता है। सुरक्षा बल जिस तरह से आज उनकी कमर तोड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं नोटबंदी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। ब्लैक मनी वाइप आउट हुआ है। कोर्ट सरकार ने, संसद ने कहा है कि इतने लाख करोड़ ब्लैक मनी हमने रिकवर किया है। नोट का चलन जरूर बढ़ा है। 17 लाख करोड़ की करेंसी 2016 में थी, आज लगभग 32.4 लाख की करेंसी आज सर्कुलेशन में। लेकिन ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। हमारी इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई। एग्जैक्टली ये तमाम पॉइंट है जिसमें मैं आपसे बात करना चाह रही थी। अजय आलोक जी, गुड दैट यू रेज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वापस एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे दिसंबर 23, 2022 यानी आपसे करीब 10 दिन पहले अगर करेंसी इन सर्कुलेशन की बात की जाए तो वो थी 32.42 लाख करोड़, 32.42 लाख करोड़ थी।
अगर दिसंबर 23, 2022 की बात की जाए, जो कि क्योंकि अभी अजय आलोक जी 17.74 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, ये थी नवंबर 4, 2016 को, और ये गिर गया था, नोट्स इन सर्कुलेशन जो था वो गिर गया था, एनआईसी गिर गया था 9 लाख करोड़ पर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो 3 डेट आपके लिए समझना जरूरी है। नवंबर 4, 2016 ये था 17.74 लाख करोड़, जो कि अगर बात की जाए 2022 23 दिसंबर 32.42 लाख करोड़, और जो कि गिर गया था 9 लाख करोड़ पर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। और ये गवर्नमेंट के डिसीजन का एक बड़े क्रिटिसिज्म के तौर पर विपक्ष द्वारा कोट किया जाता रहा है। अजय जी, मैंने जैसे कहा आपको, अगर आप 1978 का भी डेटा उठा के देखेंगे, जब मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की थी, तो शुरू में हमेशा फ्लो जो होता है नोट इन सर्कुलेशन वो गिरता है, क्योंकि गवर्नमेंट करेंसी वापस लेती है। इस बार भी नोटबंदी के बाद आपको याद होगा कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने करेंसीज वापस लेना शुरू की थी फेज वाइज में, कि लोग जमा कर सकते थे। जमा होते होते उसी में कितने जनधन अकाउंट एक्टिव हो गए, बाद में पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा ब्लैक मनी का खेल हो रहा है, लोग दूसरे के अकाउंट में पैसा डलवा रहे थे। तो इन सब से ब्लैक मनी की रिकवरी हुई है। किसी भी डिमोनेटाइजेशन के बाद नोट इन सर्कुलेशन कुछ दिन के लिए घटेंगे ही घटेंगे। ये वैश्विक आंकड़ा है, ये कोई भारत का ही आंकड़ा नहीं है। ये इतनी इकोनॉमी तो किसी को भी समझ में आती है, हमारे विपक्ष को नहीं समझ में आती, तो उसका ये क्या करिएगा? ठीक है, जवाब लीजिए। अमीक जमाई, ग्राउंड सिचुएशन देख के आज, ठीक है सर, इसमें मैं जवाब ले लेती हूँ। एक कमेंट यहाँ पर अमीक जमाई का ले लेती हूँ। आती देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस बात पे है कि जो मंशा थी सरकार की, उन्होंने कहा कि मंशा अच्छी थी, प्रयास अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे तो फैसला दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो सेंट्रल बैंक का जो अधिनियम है 1934 की धारा 26/2 कि नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया कि नहीं किया गया, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जो उसके उद्देश्य थे, उद्देश्य पूरे हुए नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नहीं कहा है। लेकिन अल्पमत में ही सही, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इसी फैसले में अपनी जो है असहमति जाहिर करी है। और अगर आप फैसले जो हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक का जो मिनट है नोटबंदी की घोषणा के पहले, वो सरकार के डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन पे जो उनका लॉजिक था वो उससे सहमत नहीं थे। ये बात पहले आ चुकी है पूरे देश में। तो सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि काला धन, वो बात सब हमारे पुराने पहले दोस्तों ने बोल दी है। ये उद्देश्य क्या था आपका? आपने हजारों हजार लोग भुखमरी में, बेरोजगारी में इस देश में मारे गए, उसकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश का शहंशाह उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या गुजरात में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो श्री अमित शाह जी के हाथ में हमेशा रहा है, आज भी उनके रिश्तेदार उसको चलाते हैं। उस बैंक में नोटबंदी के काफी दिनों के बाद तक काले धन वहां पे जमा किए गए, इसकी खबरें अखबारों में आई देश के। आज भी गुजरात के जितने पोर्ट हैं जो सीधे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत उनकी नजर में आते हैं, हजारों हजार करोड़ का चरस, अफीम, गांजे, ये काला धन कहां से आ रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंस का पैसा है? ये काला धन का जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं काला धन बंद हो गया, तो नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? ये तो हमें समझ में नहीं आया, आप बताइए हमें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बरामदगी जो है वो डिमोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, मैं कह रहा हूं काला धन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है गुजरात के अंदर। बीजेपी के राज में हजारों हजार करोड़ का काला धन से ड्रग्स में शामिल दौलत है जो बीजेपी की निगाह में है। सुधांशु जी भाई बताए, हजारों करोड़ का काले धन से नहीं, आपके इस आरोप का आधार क्या है? मेरे आरोप का आधार यह है कि हमारा जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट पे हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आपने तो कभी चर्चा नहीं किया, आपको तो गुस्सा ही नहीं आता है। चरस, गांजा, अफीम से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी बताए, हजारों हजार करोड़ का जो चरस, गांजा, अफीम है, किस पैसे से खरीदे हो? सरकारी पैसे से खरीदे हो, सरकारी बैंक से खरीदे हो। Once again, what do you mean by आप लोग? बीजेपी आरएसएस के लोग। थैंक यू सुधांशु जी, जवाब लीजिए आप। और अगर बरामदगी हो रही है,
अगर पकड़ा जा रहा है तो सिस्टम कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ना अमीन जमई, ये भी तो एक पॉइंट उठेगा। खैर कोई नहीं, आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, एक नहीं कई आरोप लगाए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, अमीक जमाई जी जो बोल रहे थे, तो पहले तो मैं याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जिस समय नोटबंदी लागू हुई, इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था कि 50 दिन तक, जब तक नोट थे, जमीनों की रजिस्ट्री में कैश चलेगा। तो पूछने की बात है भाई, जमीन में कैश क्यों चलने वाला था और वो नोट क्यों मान्य होने वाले थे? इससे साफ समझा जा सकता है कि कौन अपने पैसे को उस समय जमीनों में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये बाकायदा उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार का लिखित आदेश था। दूसरा, जो ड्रग्स की बात कही, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, अगर ईमानदारी से देखें कि ड्रग्स में आज आप जांच कर लेते हैं हमारे ऊपर, वो ड्रग्स कैसे खरीदती है। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ बताया, आपने क्यों जांच करवाया था, उसमें अब जांच क्या की जा सकती है? कैश में तो कोई कर सकता है ना, तो अब समझा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो दाम है, प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज थी जिसमें नंबर 2 का पैसा चलता। अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, पूरे देश को पता है कि जमीन में ही नंबर, अरे उस पे भी आ रहा हूं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आपकी निगाह नहीं है। अरे मान्यवर, उसी पे आ रहा हूं, अगले 1000 करोड़ का काला। अरे भाई, जवाब तो दे रहा हूं, आप इंतजार तो करिए, आप अपने टर्न का इंतजार तो करिए जवाब का। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं भाई? बताइए सुधांशु भाई। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कही ड्रग्स की, तो मैं सबसे पहले करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जो ड्रग्स में फंसी हुई हमारी युवा पीढ़ी है, ड्रग्स खरीदता कैसे है कोई बच्चा? कैश में ही तो खरीदता है। ड्रग्स पेडलर कहां से खरीदते हैं? कैश में ही तो खरीदते थे। कोई ऐसा तो नहीं कि वो चेक से खरीदेंगे। तो कैश का सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे पड़ा। और आपने जो बात कही, मैं आंकड़ा बता देता हूं, आपने सिर्फ हजारों करोड़ बोला ना, हम बता रहे हैं पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में। 20,000 करोड़। मगर उससे पहले के 7-8 साल में जानते हैं कितनी पकड़ी गई? तो ये 20,000 करोड़, 700 करोड़। 20,000 करोड़ खरीदा गया होगा ना महाराज, वही तो मैं बोल रहा हूं। प्लीज लेट हिम फिनिश। मैं हर किसी को यहाँ पर टाइम दूंगी और हर किसी के सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ। कौन सा पैसा? लेकिन अगर हर एक लाइन के बाद इंटरप्ट किया जाएगा तो कोई डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। सुधांशु जी, जल्दी से इनके सवाल का जवाब सर। और ये जो नोट्स इन सर्कुलेशन को लेकर लगातार डेटा कोट किया जा रहा है सर, उसके बाद मैं उस पर आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन लूंगी, लेकिन जो सवाल अभी अमीक जमई ने उठाया उस पर आपका जवाब। बात का ड्रग्स का जवाब दे दूं ना? जी 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 दीजिए। उससे पहले के सालों में केवल 700 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और पिछले 4-5 सालों में 20,000 करोड़ की। इसका मतलब सरकार सतर्क थी, पकड़ी तो जा रही है। जिस जमाने में पूरा पंजाब डूबा हुआ था ड्रग्स में, तब पकड़ी नहीं जा रही थी, केवल कुछ 100 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही थी, क्योंकि सब अंदर से बाहर तक सब मिले हुए थे और सबके साथ काम चल रहा था। अब आज की डेट में मुंबई से लेके पंजाब तक सख्ती भी है, क्योंकि जगह जगह पे ड्रग्स पकड़ी जा रही। पहले तो इसका उत्तर था। अब आते हैं जो नोटबंदी वाले। चलिए, 20,000 करोड़ की ड्रग्स आई है, ये आपने माना। स्टेट बैंक की जो, हाँ, अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल आपको नहीं पता था, आपने हजारों करोड़ बोला, मैंने फिगर कोट कर दिया, क्योंकि हमारी सरकार सतर्क है। आपके पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया? काला धन तो आने के साथ ही ये काला धन, मैं तो काले धन पे आना चाह रहा था। अरे सुधांशु भाई, अरे भाई, 20,000 करोड़ का काला धन भारत में मौजूद है ना? क्या तरीका? और बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में। अमीक जमई जी सुनिए, अगर आप बार-बार इंटरप्ट करेंगे, एवरी टाइम यू इंटरप्ट सर। आदिति, नो, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, आई एम गोइंग टू डिलीट फ्रॉम योर टाइम। अपने टर्न का नहीं सर, अगर आप अपनी टर्न पर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 4 पैनलिस्ट और बैठे हैं सर, दे ऑल हैव कम टू स्पीक। अगर सुधांशु जी बात पूरी नहीं करेंगे, मैं दूसरे पैनलिस्ट को नहीं ले सकती सर। और डिबेट में किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं करती, डिबेट में करती हूँ दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आप जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ले रही हूँ ना सर। अमीक जमाई जी, तो प्लीज सुधांशु जी, आपके पास 40 सेकंड्स है अमीक जमई के सवाल के जवाब के लिए सर, और उसके बाद ये नोट्स इन सर्कुलेशन को लेकर जो सवाल है सर, उस पर आपको जवाब देना है सर। हाँ, मैं उस बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, मैं अमीक जमाई जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने टर्न का इंतजार करिए। आपको लगे मेरी बात गलत है, धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर शालीनता से सब लोग अपने अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को बेहतर समझ में आता। अब मैं बता रहा हूं, अभी स्टेट बैंक की पिछले महीने, करीब 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट है। उसमें जानते क्या है कि 2016 से पहले भारत में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, वो थी करीब 54%। अब वो घटकर आ गई है 15 से 18%। इतना भारी अंतर आया, और इसका मुख्य कारण नोटबंदी और जीएसटी है। इतना बड़ा करेक्टिव मेजर इंडियन इकोनॉमी हुआ। और अब मैं बताता हूं उससे फर्क क्या पड़ता है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ छोटे व्यापारी और एमएसएमई वाले को,
क्योंकि आप जाके चेक कर लीजिएगा 2014 तक जो बैंक लोन्स थे उसमें जो छोटे व्यापारी थे उनका जानते हैं प्रतिशत केवल 4% था। ये सब बड़े बड़े आपके जमाने में लेके चले गए, ये मोहिल चोस्की और ये सारे के सारे ये जितने ललित मोदी और विजय माल्या सब उस जमाने में ले लिए थे हजारों हजारों करोड़ के लोन, और बेचारा एमएसएमई वाले को बहुत थोड़ा सा मिलता था। अब एमएसएमई का परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा था तो उसे सूद पे पैसा लेना पड़ता था बाजार से, उसको सूद से छुटकारा मिला। इसीलिए मोदी जी ने पहले 45 करोड़ अकाउंट खुलवाए थे ताकि उन अकाउंटों में पैसा पहुंच सके, और फिर उनके माध्यम से अब आप देखिए तो हम मिडिल स्केल इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ में आए हैं। चूंकि एक बड़ा करेक्टिव मेजर था, इसलिए उस समय जब आप एक कोई बड़ा करेक्टिव मेजर लेते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। वो एक समय था जो समस्या उत्पन्न हुई, पर आज सबसे बड़ी बात कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो 54-55% थी वो 18% पे आ गई। आपसे जो कोर क्वेश्चन है, जो पूरे ऑपोजिशन का क्वेश्चन है, वो ये है, आप ब्लैक मनी के खिलाफ ये कदम उठाया, आपने टेरर को हिट करने के लिए कदम उठाया, आपने टेरर फंडिंग को हिट करने के लिए कदम उठाया था, आपने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया था, नोट्स इन सर्कुलेशन में इजाफा हुआ है। थोड़ी देर पहले जो आलोक जी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ऑपोजिशन का वो सवाल है कि नोट्स इन सर्कुलेशन में इतना जबरदस्त जंप कैसे आ गया? बता रहा हूं, देखिए नोट इन सर्कुलेशन से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक मनी। सिर्फ ये नहीं होता कि नोट हाथ में, नोट नाम पते के साथ है कि नहीं हाथ में। आज जो हमारे 45 करोड़ अकाउंट हैं उसमें 90,000 करोड़ रुपया है, सारा पैसा वापस आया है तो मैं मानता हूं, पर नाम पते के साथ वापस आया। अब आपके हाथ में यदि कैश है तो वो ब्लैक मनी नहीं होगा, उसके चांस है, क्योंकि वो बैंक से निकाला हुआ पैसा है। पहले जो घूम रहा था वो तो बगैर नाम पते के घूम रहा था। जो मैंने कहा ना, यदि 54-55% की इकोनॉमी इनफॉर्मल थी तो इसका मतलब आधी अर्थव्यवस्था तो बैंकिंग सिस्टम के बाहर से घूम रही थी, टैक्स सिस्टम के बाहर से घूम रही थी, और उसका सबसे बुरा प्रभाव छोटे किसान और छोटे व्यापारी पे होता था, क्योंकि उसे सूद पे पैसा लेना पड़ता था, उसको ऑफिशियल इकोनॉमी का। ठीक है, अब आप काउंटर लीजिए प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, लाभ हुआ। अखिलेश प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं नोट्स इन सर्कुलेशन में 83% का जंप, ये कतई नहीं बताता कि ये काला धन है, ये बताता है कि नाउ एवरी पेनी इज अकाउंटेड। ये इन लोगों की अपनी इकोनॉमिक्स भी नागपुर घराने से चलती है। ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जितना पैसा था उतना आ गया, तो इन्होंने तो कहा था कि काला धन वापस लाने के लिए हमने नोटबंदी की है। फिर दो में से एक ही सही होगा भाई। तो इसका मतलब आपने जो बोला था कि काला धन देश में, वो नहीं था, झूठ बोले थे आप। ये आपके आंकड़े गलत थे, क्योंकि उसके पहले आप बताते थे कितने लाख करोड़ रुपए काला धन है। तो जब अकाउंटेड मनी आ गई तो काला धन कहां, वो तो बाद में रिजर्व बैंक ने कहा कि सारे आ गए। ये देखिए, ये अपने आप कपोल कल्पित कल्पनाएं करके बताने लगते हैं। ऋण की बात कर रहे हैं, ऋण 67 सालों में 54 लाख करोड़ रुपए देश ने ऋण लिया, और 8 सालों में 83 लाख करोड़ रुपया ऋण लिया। देश ने ऋण लिया, अब मित्रों का ऋण माफ कर दिया, और कहते हैं एसएमई सेक्टर को ऋण दिया है। 2-3 इनके मित्रों को 5 लाख करोड़ रुपया ऋण अकेले दिया गया है। एक इनके मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का ऋण है। जितना ऋण है उसका 50% ज्यादा इनके 2-4 मित्र ले चुके हैं। और ये कहानी बताएंगे, पता नहीं कहां से क्या क्या ले आते हैं। ये बताते हैं कि हमने इतने करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा। बड़ी अच्छी बात बताते हैं जनाब, जरा गौर करिएगा आदित्य जी। पहले ड्रग्स स्मगलिंग करते थे लोग, ड्रग्स स्मगलरों से पकड़े जाते थे, चाहे वो बीएसएफ बॉर्डर पर पकड़े, चाहे वो पोर्ट पकड़े। लेकिन इनके यहां प्रगति इतनी हुई कि कंसाइनमेंट आने लगे, बाकायदे पोर्ट पे स्मगलिंग होके नहीं, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड। गजब की उन्नति है, गजब की। यह प्रगति इन्हीं के राज में हो सकती है कि बाकायदे जो इंपोर्ट होके आने लगी, और उसमें से कुछ पकड़ी गई, कुछ पता लगा कि पहले भी जा चुकी हैं। तो ये इन्हीं के राज में हो सकता है। अभी स्मगलरों से समुद्र के एरिया में, गुजरात के कोस्टल एरिया में पकड़ी है। सुन लीजिए, अभी और सुन लीजिए, थोड़ा बड़ा ज्यादा इन्होंने झूठ बोला। अब देखिए आरोप ने, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक फैक्ट और बता दूं, इन्होंने, अरे थोड़ा सा और बता दीजिए, अरे बता दीजिए। इन्होंने कहा कि यूपी में
यूपी में जमीनों के लिए कैश के छूट कर दी गई, रजिस्ट्री पे, रजिस्ट्री की फीस में छूट की गई थी जनाब। लेकिन आपको पता है, अखबार उठा के देख लीजिए, उस समय किन किन राज्यों में एक दो दिन पहले कैश से भाजपा के कार्यालय की जमीन खरीदने के लिए चर्चाएं आई थी। बंगाल का याद है? वो नहीं याद होगा। मनमोहन सिंह ने, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था। नहीं, अभी आप इनसे सवाल पूछिए, अब जवाब ले लीजिए। जीडीपी गिरेगी, इस पे जवाब ले लीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। और उसके बाद मेरे पास एक फॉलोअप क्वेश्चन है, जो सवाल अभी इन्होंने उठाया कि जितना मार्केट में पैसा अनअकाउंटेड था, अगर वही पैसा वापस आया तो फिर ब्लैक मनी का क्या हुआ। लेकिन पहले जो अभी अखिलेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाया, उस पर आपका जवाब। हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे कपोल कल्पित कहते हुए अखिलेश जी ऐसा तर्क दे गए जो अखिल विश्व में कोई नहीं बता पाएगा मान्यवर, कि मतलब कंसाइनमेंट में आ रही थी, मतलब ऑफिशियली ड्रग्स आ रही थी। नहीं, इतना बचकाना तर्क खड़े होकर नहीं देना चाहिए कि ड्रग्स किसी देश में ऑफिशियल कंसाइनमेंट से आती हैं। जनाब, जैसे ही होता कंसाइनमेंट में छुपा के आती हैं, और आपके जमाने में लुका छुपी के खेल में चलते चलते चली जाती थी, इसलिए कुछ 100 करोड़ की पकड़ी जाती थी, अब हजारों करोड़ की पकड़ी जाती हैं। यह एक बेसिक फंडामेंटल अंतर आया है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने ये बात कही कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद में कोई प्रभाव नजर नहीं आया, तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कौन सा ऐसा जगह था जहां पे धमाके नहीं हो रहे थे? कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी? अब केवल दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गई। उसके बाद आपको नजर नहीं आता कोई? ये तो कपोल कल्पना नहीं जनाब, कठोर यथार्थ है जो आपको बता रहा हूं। मगर अफसोस यह है कि हर चीज के ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्ति। अब एक और बात कहता हूं, ये जितने भी लोगों को कर्जा मिला था, किस जमाने में मिला था बताइए? अब हम पूछना चाहते हैं। और जो आप बहुत मित्र कहते हैं, ये मित्र किसके थे भाई? ये जिनको आप कहते हैं वो क्या 2014 से पहले रेडी पटरी लगाते थे क्या? अरे आपके जमाने में जलवाए जलाल हुआ है, पिछले 30-40 सालों में। ऐसी आज बचकानी बात करने लगते हैं जैसे वो लोग कोई पटरी के दुकानदार थे और 2014 के बाद अचानक ये हो गए। अरे भाई, सब के सब तो आपके जमाने में बने हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके जमाने में मिले। अभी राजस्थान की सरकार ने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, माफी मांगी अभी, या उनको भी मित्र कहिए। बोलिए, राहुल गांधी से पूछा गया था तो प्रवक्ता लोग आके तो अनाप शनाप बोलते, राहुल गांधी जी नाम में जी लगाने लगे थे। फलाने जी ने दिया है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्यों आके अशोक गहलोत जी बगल की सीट पर बैठा लेते? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दूं? अखिलेश जी जवाब 30 सेकंड है सर। हाँ जी, जिनके तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो साहब 2014 के पहले भी यही साहब वहां उनको आगे बढ़ाए थे। 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे लाखों स्क्वायर मीटर जमीन पोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए किसके लिए दिया था? किन्होंने दिया था? वो जहां पे जब वो वहां थे तो वहां उन्होंने आगे बढ़ाया, जब यहां आ गए तो यहां आगे बढ़ा रहे हैं। सारे नियम, एयरपोर्ट का रूल था कि मोनोपोली नहीं होगी, 2 से ज्यादा एक ग्रुप नहीं ले सकता। आपने क्यों उसको चेंज किया रूल को? बताने का हो सकता है क्या? जितने लोग ऋण माफ हुए कौन है? और जिसका जिक्र कर रहे हैं भागने वालों में, आपके समय भागे हैं, और भागने के बाद उसके बाद भी उनके खातों में पीएनबी से पैसा ट्रांसफर किया गया है कि नहीं किया गया है? आपको नहीं पता है क्या? आपको भी पता होगा। देखिए अखिलेश जी, उनका सवाल राजस्थान के संदर्भ में था, राहुल गांधी के स्टेटमेंट और अशोक गहलोत के संदर्भ में वो सवाल पूछ रहे थे। चलिए, मैं आगे आपको मंच दूंगी, मुझे कमेंट लेना है यहाँ पर किशोर तिवारी का, आगे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा, किशोर तिवारी, ठीक है सर, ठीक है, अपनी बारी में अपने तब सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने काफी टाइम आपको दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे के आप गिनाने से आप पर जो सवाल उठ रहे हैं सर, उनका जवाब थोड़ी मिलेगा, उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जल्दी से किशोर तिवारी, एक कमेंट जल्दी से आपका। मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा था सुधांशु त्रिवेदी आजकल इतिहास और दर्शन शास्त्र पे ही बोलते थे। पहली बार मैंने उनको अर्थ संकल्प पे भी बोलने देखा, और नोटबंदी पे भी वो बहुत ज्यादा अभ्यास करके ऐसा दिख रहा है। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 17 लाख करोड़ की हमारी चलन क्षमता थी, वो 30 लाख करोड़ हो गई। सुधांशु जी, और एक बात आपने बोला, आपके पास ना तो एसएम का डाटा है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई डाटा है।
या मीडिया सेल इंडस्ट्री का डाटा है। मुझे एक बताइए, मैं तुमको बोलता हूं कि जब नोटबंदी लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन स्टेट का है। वो तो तुमने ले लिया था, लेकिन वो घाई गर्दी में लिया गया। उसमें तुमने जो कोर इशू जब जनता के सामने बताए कि इससे काला पैसा समाप्त हो जाएगा, टेयर फंडिंग खत्म हो जाएगी और देश में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी। लेकिन एक बात मैं सुधांशु जी बोलता हूं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी भी आई, ये मैं कबूल करता हूं, क्योंकि हम तुम्हारे सरकार में थे। लेकिन इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या बिगड़ा कि काला पैसा व्हाइट कर पाए, और जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आया। अब मुझे ये बताइए, अब ये तुम जो बोल रहे कि 30 लाख करोड़ सर्कुलेशन में आ गया इसलिए देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई, तो ये कौन से अर्थशास्त्री का तर्क है? अरे दुनिया में भारत में नोटों का बाजार लगाकर आप क्या कर रहे हैं? महंगाई बढ़ी है ना। नहीं, लेकिन इनकी दलीलें दो हैं, इनकी दलीलें दो हैं। ये कह रहे हैं जो कैश जिसे लेकर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, जो नोट्स इन सर्कुलेशन है, वो कह रहे हैं अब ये अकाउंटेड है, ये पता है किसका क्या पैसा है। पहला ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ये कह रहे थे अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या करेंसी नहीं बढ़ेगी, क्या नोट्स नहीं बढ़ेंगे? वो ये सवाल उठा रहे थे। अब आप जवाब लीजिएगा सर। सुधांशु जी का एक मिनट, मैं सुधांशु जी का पोस्टमार्टम ही कर देता हूं। सुधांशु जी, आपका आरबीआई कहता कि 2000 सर ऐसा मत कीजिए, आपने निकाले, पोस्टमार्टम जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बहुत मर्यादित तरीके से बात कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा आप उसका कीजिए, लेकिन एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम आप भी जानते हैं कब किया जाता है सर, तो मर्यादित और तार्किक तरीके से प्लीज। नहीं, मैं उनके विचारों की बात कर रहा था कि आरबीआई कहता है 10 लाख करोड़ चलन में नहीं है, तो अब मोदी जी और एक नोटबंदी लाएंगे क्या, आप बताइए? और अब 20 लाख करोड़ ही चलन में है, तो 30 लाख करोड़ का जो क्रेडिट ले रहे 17 लाख करोड़ से, वो क्या है? और दूसरा, आप जो कह रहे हैं तो आप मूर्ख कितना और कितनी बार बनाओगे, ये भी तो एक बात है। आपने 10 लाख करोड़ लोगों ने क्या किया, फर्जी खातों में जमा करके नए नोट लेके रख लिए। अरे आपकी सरकार ये 2000 वाली नोट बदल दे, फिर वो 10 लाख नोटें जो है वो और बदलेंगी। तो आप कितनी बार ये नोटें बदलकर देश में ट्रांसपेरेंसी लाओगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप इकोनॉमिकली आपके पास ईमानदार बैंकिंग सिस्टम न रहने के वजह से इतना बड़ा डिसीजन करने के बाद भी आप अपने मकसद पे कामयाब नहीं हुए। ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। इन्होंने दो बातें कही, एक तो इन्होंने बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठाया और दूसरा इन्होंने कहा कि आपने नहीं, इन्होंने तो खैर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने देश को गुमराही किया, भ्रमित किया और अभी भी कर रहा है। देखिए किशोर जी पता नहीं क्या सुन रहे थे, मैंने तो 30 लाख करोड़ बोला नहीं था, या तो आप आपका कान में सुन नहीं पाए आप। मैंने तो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और आप पोस्टमार्टम करने में रह गए। हाँ, अरे आपने तो मेरा नाम लिया ना, मेरा नाम लेके कहा पोस्टमार्टम। मैं चुनौती से कहता हूं, अगर रिमाइंड करके देख लीजिए आज यूट्यूब के जमाने में कहीं मैंने बोला है शब्द। अपने मन से खुद ही सोचते हैं और खुद ही बोलने लगते हैं। और अंतिम शब्द क्या बोला, ईमानदार बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से। मतलब आपने यह कह दिया कि देश के सारे बैंक और सारे बैंक के कर्मचारी ईमानदार नहीं थे, इसलिए ये हुआ। आपका ये अंतिम वाक्य है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ईमानदार बैंकिंग सिस्टम न होने की वजह से। और पोस्टमार्टम की तो बात छोड़िए, उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन हुआ, आप उसके पार्ट थे या नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं, अगर आप सरकार में शामिल थे, आपके कैबिनेट मंत्री शामिल थे, तो ये ट्यूबलाइट की तरह आपको कुछ साल बाद कैसे समझ में आया? ये बड़ी अजीब बात है। इसीलिए कहते हैं गंभीर आर्थिक मुद्दों के ऊपर भी जब राजनीतिक दल केवल राजनीतिक नजरिए से सोचने लगते हैं, तो मेरे विचार से ये बहुत बड़ी। देखिए, आर्थिक पक्ष, सुरक्षा का पक्ष ऐसे पक्ष हैं जिनके ऊपर राजनीति से परे होना चाहिए। दुनिया के हर बड़े देश में, हर विकसित देश में विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती है। पर अफसोस की बात, आप उस निर्णय के हिस्से थे और अब अचानक चूंकि परिस्थिति बदल गई 2019 के बाद, तो अब आप उसके खिलाफ बोलने लगे। तो मेरे विचार से विश्वसनीयता का संकट आप जैसे नेताओं की वजह से उत्पन्न होता है।
जनता की नजर में जो पॉलिटिशियंस के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है। अब जनता दल यू ने भी समर्थन किया था, शिवसेना ने भी समर्थन किया था। आज भी रोड पे ठीक है किशोर तिवारी जी 30 सेकंड है, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट को फ्लो दूंगी प्लीज। उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट को फ्लो दूंगी प्लीज। देखो सुधांशु जी, 30 लाख करोड़ के सर्कुलेशन का मैटर तो डिस्कशन में आया था। दूसरा, मैंने सारी बैंकिंग सिस्टम नहीं बोला, कुछ प्राइवेट बैंकों के पास अपने प्राइवेट नोट दिए थे और कोऑपरेटिव बैंक इन्होंने बड़े पैमाने पे धांधली की, ये बात भी कबूल हो गई है। दूसरी बात, हम तुम्हारे सरकार में रहते हुए भी जिस तरीके से नोटबंदी लाई गई और जिस तरीके से देश में माहौल बना, उसका हमने उस वक्त भी विरोध किया था और खुल के विरोध किया था। लेकिन डिजिटलाइजेशन अच्छा हुआ और लोगों को देखो 5 साल जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन हम हमारे कोर इशू अचीव नहीं कर पाए, इतना ही मुझे बोलना था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कमेंट लूंगी डॉक्टर अजय आलोक आपका, क्योंकि मैं ये डिबेट सिर्फ एक बहस के लिहाज से नहीं है, ये डिबेट जो दर्शक देख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी है। एक और बात जो कही गई थी डिमोनेटाइजेशन के वक्त, वो ये कही गई थी कि लेस कैश इकोनॉमी, और डेटा मेरे पास है। जाहिर तौर पर अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिहाज से बात करें तो 2015-16 में जो डेटा यहां पर है वो है 11.26% 15-16 में, जो कि बढ़कर हो गया 80.4% इन 2021-22, और ये माना जा रहा है 26-27 में 88% होगा। ये एसबीआई की एक रिपोर्ट है, जो उसके रिसर्चर्स हैं उसकी ये रिपोर्ट है। तो डिजिटल इकोनॉमी के लिहाज से, डिजिटाइजेशन के लिहाज से ये जो डेटा है सपोर्ट करता है, लेकिन ये नोट्स इन सर्कुलेशन के लिहाज से जो कैश को लेकर लगातार ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है कि ये लेस कैश इकोनॉमी बनाने का जो एक मकसद था वो अचीव नहीं कर पाई गवर्नमेंट। देखिए, ऑपोजिशन कुछ भी बोलते रहे, उनका काम ही है बोलना। 2016 के बाद से आज तक नोटबंदी के पक्ष में उन्होंने कभी बोला है, बात किया है, लेकिन परिणाम आज जो देश के सामने, वो देश का हर बच्चा देख रहा है और हर व्यक्ति समझ रहा है कि नोटबंदी लेकिन अजय जी सॉरी, और कहीं ना कहीं इस नोटबंदी के समर्थन में सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू, इसमें मैं फॉलो अप ऐड कर देती हूं, क्योंकि आप विपक्ष को लेकर, अभी शायद अखिलेश जी थे जिन्होंने बात उठाई थी कि जितना पैसा था ऑन रिकॉर्ड उतना ही पैसा लौट कर आया, तो जो अनअकाउंटेड ब्लैक मनी थी वो कहां गई? अब अखिलेश जी अपनी बात बोलते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, तो उसमें मेरी समस्या ये नहीं है। मैंने अभी आपके डिबेट पे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि पीयूष गोयल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2017 मई में बताया कि 1.3 लाख करोड़ की ब्लैक मनी रिकवरी हुई है। फिर से कान खोल कर सुन ले अखिलेश जी। और 2016 के बाद से अभी तक लगभग 3.5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी रिकवरी हो चुकी है। ये कैश है। ब्लैक मनी मतलब क्या हुआ? जिसका कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट नहीं है। लेस कैश इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो अभी सुधांशु जी ने बताया उनको, कि लेस कैश इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि अब जिसके पास भी कैश है, सर्कुलेशन में है, वो अकाउंटेड है, पता है कि मेरे पास है 5 लाख तो मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि किसी कांग्रेसी के जेब में जैसे पहले होता था कि 10 लाख रुपए हैं, कहां से आए, किसके आए, किसने दिए, कभी पता नहीं रहता था। बहुत सारी बातें बोलते हैं, ड्रग का कंसाइनमेंट, तो ये कंसाइनमेंट, अरे भैया ड्रग कंसाइनमेंट आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं, तब तो हमको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है, पहले पकड़े क्यों नहीं जाते थे? पहले ये भी सोच लीजिए जरा। हर चीज में नेगेटिविटी का रोल नहीं है। आप नोटबंदी हो चुकी है, जनता ने समर्थन दिया, मोहर लगाई, 2019 का चुनाव का परिणाम इसका मोहर है कि जनता ने नोटबंदी या जीएसटी को समर्थन दिया। उसके बावजूद भी आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जनता में खराब हो रही है और कुछ नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट के फाइनल मोहर के बाद इसको आप अपने लिए लेसन मानिए, लेकिन नहीं, तब भी आप मीन में करते रहिएगा तो करते रहिए, नेगेटिविटी का कोई अंत तो होता नहीं है। ठीक है, आप जवाब लीजिए, अब अखिलेश जी से जवाब लीजिए। अखिलेश जी 2 आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बहस थमनी चाहिए थी, जो थम नहीं रही, जिसे इन्होंने नकारात्मक राजनीति की बात की। और दूसरा इन्होंने कहा कि जनता ने डिमोनेटाइजेशन पर 2019 में ही फैसला सुनाया। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पे फैसला सुनाया है, जो मुकदमा था, परिणाम पे नहीं। पहले ये कान खोल के बार बार सुन लें, शुरू से भी कहा गया है, परिणाम पे नहीं। जो परिणाम आपने कारण बताए थे, वो कोई कारण आप मीट आउट नहीं कर पाए। दूसरी बात,
ये कोई रेफरेंडम 2019 का चुनाव कोई मोदी जी के द्वारा नोटबंदी पर रेफरेंडम नहीं था, न वो किसी अपने काम पे वोट मांगे थे। एक पुलवामा की घटना हुई थी, उस घटना पे इन्होंने राष्ट्रवाद जागृत हुआ, अब जनादेश पे भी सवाल उठा दिया और उस पे जीते। और ये बीच में नहीं पूरे चुनाव में यही करते रहिए आप, एकदम यही करते रहिए अपने काम की। तो एक 24 में भी यही करिए। बात इन्होंने बोला, अपोजिशन का काम तो कुछ भी बोलते रहना है, उसका काम बोलते रहना, हमको कुछ नहीं लेना देना। ये अपोजिशन के प्रति, लोकतंत्र में अपोजिशन की बातों के प्रति ये तानाशाही रवैया दिखाता है कि इस तरह का सोच रखने वाले तानाशाही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया ही ट्विस्ट दे दिया है डिमोनेटाइजेशन को। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। और सुधांशु जी, उसके बाद आपसे सवाल है सर। हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। सुधांशु जी, आप डिमोनेटाइजेशन दिवस, नोटबंदी दिवस मनाने के लिए तैयार हैं सर? वो कह रहे हैं सक्सेस था, कामयाबी था, तो सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जी की बात पे क्या देखना। अरे इन लोगों के तो उस जमाने के वो तक स्टेटमेंट याद है कि नोटबंदी मुसलमानों के खिलाफ है। इस ढंग के बचकाने और वाहियात बयान दिए गए हैं। कहा गया कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन उतना नहीं आता होगा, इससे उनकी इकोनॉमी, उनकी इन्फॉर्मेशन, ऐसे तर्क दिए गए थे। अब ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाए एक एग्जीक्यूटिव? अब मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने कहा ना, केवल एक डिसीजन नहीं, जब मोदी जी आए तो स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में कैसे हुआ, ये उसका एक हिस्सा था। सबसे पहले आके जनधन अकाउंट खोले, मैं आपको फ्लो दे रही हूं राजीव। ना आरबीआई, हाँ मैं बता रहा हूं, ना आरबीआई तैयार था, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी, पर एक वर्ष के अंदर 35 करोड़ खुले और अब 45 करोड़ अकाउंट खुले, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। फिर हमने सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट किया मोदी जी ने, यानी जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए। इस देश में 3 करोड़ ऐसे राशन कार्ड होल्डर थे जो थे ही नहीं, वजूद में ही नहीं थे। और आपको पता है उससे कितने रुपए की बची थी इकोनॉमी? 60,000 करोड़ रुपए। ये नंबर 2 के ऐसे लोगों के पास जाता था जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था और सब्सिडी का पैसा जाता था। अगला चरण आया, फिर नोटबंदी की गई। अगला चरण आया, जीएसटी किया गया। अगला चरण आया, प्रोडक्ट लिंक इन मैन्युफैक्चरिंग का वो खोला गया। अगले चरण में जो एमएसएमई सेक्टर था उसकी डेफिनेशन बदली गई और यह रूल बना दिया गया कि एमएसएमई से मिलने वाले टेंडर में 200 करोड़ से कम का टेंडर होगा तो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, ताकि जो छोटे और मझोले हमारी यूनिट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके विस्तार बताया, तो ऐसा ना हो कि जब उनका काम करने का मौका आया तो कोई बहुत बड़ा ग्लोबल, जो ये कहता है ना, कोई बड़ी कंपनी आके कूद जाए, ऐसा ना हो। अरे भैया, ये 5-6 स्टेप में लिया गया काम था। अब ओवैसी जी को उसमें से एक नजर आता है, जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसकी क्षुद्र दृष्टि है, उसे छोटी चीज नजर आती है। नहीं, तो आप दिवस में नोटबंदी दिवस मनाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे भाई, मैंने तो कहा ये तो 6-7 स्टेप्स में से एक है। अब अगले को समझ में ना आए, जैसे संविधान दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ी कि संविधान का ये अनुच्छेद लागू हुआ तो फला अनुच्छेद दिवस, वो वाला अध्याय लागू हुआ तो फला अध्याय दिवस। अब ये किसी को, तो मैंने कहा ना, किसी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो मोदी जी ने आके 8 वर्ष में किए उसका सीक्वेंस देखे तो समझ में आ जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था को किस ढंग से ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, आप अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, विपक्ष आपके डिसीजन पर लगातार सवाल उठा रहा है। राजीव रंजन जी, पहले आपका जवाब, उसके बाद अमीक जमई आपका। अखिलेश जी, उसके बाद टाइम दूंगी सर, प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं अजय आलोक जी ने एक बात कही, नीतीश कुमार जी ने नोटबंदी का समर्थन किया था, निसंदेह उन्होंने समर्थन किया था।
और जिस समय उन्होंने समर्थन किया था, अगर अजय आलोक जी को याद होगा, तो उस तारीख से 15 दिनों के अंदर 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जो अपने कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदी, उसमें नकदी का इस्तेमाल हुआ था, उस पर दस्तावेजी सबूतों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने 2 साथी प्रवक्ताओं के साथ, और 15 दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और आर्काइव में जाएंगी तो काफी विस्तार से उस पर डिटेल मिलेगा। आज वो मैं नहीं समझता हूं कि इतने कम समय में उस पर बात होगी। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने नोटबंदी को लेकर के अपनी राय बाद में बदली। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला बेहतर था, लेकिन जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया गया वो नतीजे हासिल नहीं हो सके जिसके लिए यह फैसला लिया गया था। और कमोबेश आज की बहस का लब्बो लुबाब यही है कि कोर्ट ने प्रक्रिया को सही ठहराया, लेकिन जो इससे आपको हासिल करने थे, जो कुछ भी इस फैसले के साथ देश में बदलाव दिखना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इनफॉर्मल इकोनॉमी से लेकर बहुत सारी बातें कहे, लेकिन हमारा एक चीज कहना है कि आज भी देश की आम जो आवाम है उसके हालात कितने मुश्किलों के साथ निकल रहे हैं, चाहे एमएसएमई सेक्टर के जरिए रोजगार सृजन का सवाल हो या रोजगार के दूसरे अवसरों का सवाल हो, पूरी तरह से इस फैसले की कोई भूमिका नहीं दिखती है कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप ये बातें दावे के साथ कह सके। इसलिए हमारा कहना है कि नोटबंदी को लेकर कानूनी प्रक्रिया की मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, नोटबंदी इस मायने में विफल है कि आपको जो इस फैसले से जो कुछ देश को हासिल कराना था, देश में हासिल नहीं हुआ। और 9 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ करेंसीज जो आज सर्कुलेशन में नहीं है, उसमें वो नए नोट 500 और 2000 के नोट हैं। क्या वो नोट काला बाजारियों के पास है? वो नोट क्या जो ब्लैक मनी का काम करने वाले लोग हैं उनके पास चले गए हैं? ये पता करना बेहद जरूरी है। और अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति है, 2 सवाल हैं। एक तो विपक्षी दलों के करीब जो लोग हैं उसके बजाय सत्ता के करीब लोगों पर भी अंकुश बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने एक और पॉलिटिकल आरोप आप पर लगाया है कि आपको चाबुक विपक्ष पर नहीं अपने ही लोगों पर चलाना है। दूसरी बात, उन्होंने 9 लाख करोड़ अनअकाउंटेड मनी की बात यहां पर राजीव रंजन जी कर रहे हैं, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप सैद्धांतिक तौर पर अच्छा डिसीजन था, लेकिन आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए एग्जीक्यूशन की वजह से। देखिए, दोनों बातें। पहले हमारे विपक्ष के सम्मानित लोग पता नहीं क्या बोल जाते हैं। अब राजीव रंजन जी ने अभी क्या बोला कि नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में कार्यालय खरीदे और उसमें पुराना नोट का कैश यूज हुआ। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर आपका आरोप मान लिया जाए तो भाजपा को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। तो फिर यह हुआ ना कि आरबीआई का डिसीजन था, सिर्फ आरबीआई सरकार के लेवल पे था। अगर यह आरोप जो आप भाजपा पे लगाते हैं, तो यदि भाजपा को पता होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उस समय अमित शाह जी थे, तो वैसे भी मोदी जी के बहुत नजदीक माने जाते हैं। इसका तो मैं जो कह रहा हूं वो आज मैं नहीं कह रहा हूं। 2016 में अगर ये आरोप सच है तो वो सच नहीं है, वो सच है तो ये सच नहीं है। देखिए, दोनों आरोप सुविधा के अनुसार सच नहीं हो सकते। कि जब आपको आरोप लगाना है तो भाजपा के आरोप संपत्तियों का ब्यौरा हम लोगों ने जारी किया और दूसरी तरफ दस्तावेज जारी किए। उन दस्तावेजों में उन स्थानों का जिक्र है जहां आपने कार्यालयों के लिए जमीन खरीदी, नकदी का इस्तेमाल हुआ। मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर ये आरोप वापस ले लीजिए। नहीं, आपका टर्म तो उसके बाद आपके पास 10 बार बोलने का अवसर है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास 10 बार बोलने का अवसर है, हम लोगों के पास एक ही बार बोलने का अवसर है। नहीं सर, आप लोगों के पास एक बार बोलने का अवसर नहीं है, 4 बार बोलने का अवसर है। सुधांशु जी के पास उन सवालों के जवाब देने का अवसर है। बाकी तो यहाँ पर सबके लिए बराबर अवसर है सर, तब उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए और उसके बाद अमीर जमाई को मैं फ्लोर दूंगी। धन्यवाद। अब पूरी बात पे आता हूं। दूसरी बात, अखिलेश जी और राजीव जी दोनों कह रहे हैं प्रक्रिया पे, तो मान्यवर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रक्रिया पर ही टिप्पणी कर सकता है। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं कि साहब फला सरकार बर्खास्त कर दी गई, यह सही था या गलत, तो कोर्ट क्या निर्णय लेता है? बर्खास्तगी की प्रक्रिया सही थी या गलत। अब वो सरकार क्या काम करेगी सुप्रीम कोर्ट का परव्यू नहीं है।
तो अजीब तर्क देते हैं कि साहब वो चीज का फायदा हुआ या नुकसान, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहे हैं, काम ही नहीं है। ये तर्क आपने परोसा है कानूनी नोटबंदी के फैसले पर अब लोग बोलना बंद कर दे, तो राहुल गांधी माफी मांग ले, ये आपके तर्क हैं, प्रक्रिया पर सवाल नहीं है। आपने क्या हासिल किया ये सवाल है। भाई हम तो कह रहे हैं ना, अरे हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि क्या हासिल हुआ उसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान था, आपका कहना था वो गलत हुआ, ये गैर कानूनी हुआ, वो असंवैधानिक था, ये शब्द वापस ले लीजिए। फिर ये कहिए कि इसके लाभ और हानि पे बहस करना चाहते हैं। फिर सारे विपक्ष के नेता इस बात हमारी पार्टी के स्टैंड सुन लीजिए, गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, गलत था। इस फैसले का समर्थन आप लाभ हानि पे बहस करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारी पार्टी ने आपके फैसले का समर्थन तब किया था जब हम लोग आपके साथ नहीं थे। हम लोगों ने अपना फैसला, हम लोगों ने स्टैंड तब बदला जब समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर के आए कि इतने बड़े फैसले से दुश्वारियां बढ़ी और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। यह है हमारा तर्क। तो वो तथ्य बता दीजिए, वो तथ्य बता दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट में अभी लूंगी अमीक जमाई का, प्लीज। को नुकसान हुआ प्लीज, फिर अमीक जमाई बोलिए ना। राजीव रंजन जी, मैं आगे फ्लो दूंगी सर आपको, प्लीज सबको यहाँ मौका मिलना चाहिए। अमीक जमाई ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, जिनमें एसबीआई की रिपोर्ट, मैंने बाकायदा डेटा पढ़ा, किस तरह से जबरदस्त उछाल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में देखा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डाटाओं की बाजीगरी में तो उछाल तो बड़ा जबरदस्त करते हैं सुधांशु भाई की पार्टी के लोग। अब यहाँ पे बीजेपी आरएसएस के दो प्रवक्ता हैं, बीजेपी की नहीं, भी बैठे। मैं दोनों लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। सुधांशु भाई ने कहा कि एमएसएमई का बड़ा वारा न्यारा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा देश का एक जो बड़ा बेल्ट है एमएसएमई का, सुधांशु जी आप भी लखनऊ से आते हैं, आपको पूरी खबर है यहाँ की, कि शू इंडस्ट्री जो कानपुर की थी, 12,000 एमएसएमई जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री थी, वो नोटबंदी के चलते बंद हो गई। हमारा ये जो बेल्ट है पूरा आजमगढ़ का, मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी का जो साड़ियों का बेल्ट है, 1400 से 1800 जो छोटे छोटे जो हैंडलूम थे वो सारे लोग बंद हो गए। भदोई जो कारपेट बेल्ट है, दुनिया का कारपेट भदोई से जाना जाता है, उनकी जो है आपने कमर तोड़ दी। आप ये बताइए कि चाहे वो खुर्जा की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मुरादाबाद की इंडस्ट्री हो, तो जब हमारा एमएसएमई पूरा कोलैप्स हो गया, ये तो आपके एमएसएमई मंत्रालय का रिपोर्ट है ना, आप तो एमपी हो राज्यसभा के अंदर, आपके पास तो सारे आंकड़े आते हैं। तो यूपी का जो एमएसएमई था वो तो बर्बाद हो गया। अब आपको चंदा हफ्ता नहीं मिल रहा है यहाँ के कारोबारियों से, जो छोटे मजले गरीब लोग हैं, तो उन पे आप ईडी के जरिए जांच बिठा रहे, उन पे छापे डलवा रहे, उनको और परेशान कर रहे हो। अरे ईडी के जो छापे हैं, इस देश के जो वन इंडिया वन इंडस्ट्रिस्ट हैं, उन पे आपने कितने ईडी के छापे पाड़े? उसने हमारा देश का सारा बैंक, एसबीआई की आप तारीफ कर रहे हो। एसबीआई जहां प्राइम मिनिस्टर विदेश दौरे पे जाते हैं, 10 इंडस्ट्रीज को ले जाते हैं और वहां पे हमारा पैसा लगवाते हैं। क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में? वो जो कोल का वहां पे बेल्ट आपने शुरू करवाया था एसबीआई के पैसे से, आपके मित्र हैं, आप तो नाराज नहीं होंगे, आप तो बोलेंगे नहीं सुधांशु भाई कि वो जो पूंजीपति थे, वो जो हमारा एसबीआई का पैसा बर्बाद किया, आपने वापसी लिया उनसे कि नहीं लिया? तो ब्लैक मनी आज भी भारत में बड़े स्केल पे रोटेट कर रहा है। उसी आपने अच्छा किया, हमारे दर्शकों को आपने बता दिया कि 20,000 करोड़ का काले धन का चरस, गांजा, अफीम गुजरात में खरीदा गया। आपने अच्छा किया, बता दिया, बहुत आपका शुक्रिया। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, यही समस्या है कि विपक्ष वाले तथ्य पे ना बोल के हवाई बोलने लगते हैं। इस इंडस्ट्री की कमर टूट गई, उस इंडस्ट्री की कमर टूट गई। अरे भाई, फैक्ट पे आपसे 2 बातें बोलिए। हमारी सरकारें आने से पहले, यानी सपा बसपा जब शासनकाल था, तब उत्तर प्रदेश का जीडीपी कितना था, और हमारी सरकार जब 2022 में चुनाव में गई तब कितना था। आज हम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, और अपने जमाने में उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा शासन किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। अब भाजपा इस वाले दौर के बाद अब सपा से ज्यादा शासन करने वाली पार्टी हो जाएगी। बताएं, एक इंडस्ट्री का नाम बताएं जो इनके जमाने में आई हो, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन बताएं हज हाउस के अलावा जो इन्होंने बनाया हो, बताइए। कब्रिस्तान की दीवारें बनाने के अलावा, और एक एक्सप्रेसवे आपने बनाया, वो मैं मानता हूं, इसके अलावा बताइए कोई चीज। हम बताते हैं, हमारे जमाने में आज ब्रह्मोस की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक्सपोर्ट होने जा रहा है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो बनने जा रही है। सैमसंग
जो मोबाइल सैमसंग उत्तर प्रदेश में हैंडसेट आया। बनाने की दुनिया की सबसे नहीं, बड़ी नहीं, नहीं, कंपनी है, उसकी दुनिया की announcement सबसे मत बड़ी बताइए। फैक्ट्री नोएडा में। जमीन पे एक भी अनाउंसमेंट मल्टीनेशनल नहीं कंपनी साहब, उत्तर प्रदेश सैमसंग में की नहीं फैक्ट्री आई, बन रही है, नहीं आई। सैमसंग की फैक्ट्री पता वर्किंग बताइए, है। पता। आप बताइए ना, आपने इतने लंबे समय काम किया, 1989 से लेके सैमसंग नोएडा स्टार्ट हो गई, वर्किंग नहीं है। 2017 तक सबसे ज्यादा आपने शासन किया। सैमसंग बताइए नोएडा ना, स्टार्ट हो गई, बताइए HCL स्टार्ट हो गई, बताइए क्या कितने एयरपोर्ट बनाए? अच्छा बताइए, लखनऊ स्टार्ट हो कौन सा गई, एयरपोर्ट ऐड हजारों किया? लोगों को नौकरी दिया। आप हमें नाम बताओ ना, हम कह रहे 17 के बाद एक कंपनी के नाम बताओ जिसका आपने अरे मैंने तो शिलान्यास कहा किया। सैमसंग घोषणा मत दुनिया बताइए में हमको आप। मोबाइल बनाने, बार बार डिस्टर्ब करने लगते हैं। अब पहले तो बगैर फैक्ट के बोलते हैं, फैक्ट बोलो तो नाम, अरे नाम बोल रहा हूं भाई। दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है सैमसंग, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा थोड़ा में सा है। दर्शकों को और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है। और अजय आलोक जी, इस सवाल पर मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ राजनीति से ऊपर, क्योंकि राजनीति इसके बाद थमेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी मुझे लगता नहीं है जिस तरह से यहाँ पर सारे पैनलिस्ट जो है वो एक दूसरे पर वार पलटवार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने, जिन्होंने इस मेजॉरिटी डिसीजन से, मेजॉरिटी जजमेंट से अलग रुख अख्तियार किया था, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट शुड हैव डिस्कस द लॉ ऑन डीमोनेटाइजेशन, द प्रोसेस शुड नॉट हैव बीन डन थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट कैन नॉट बी लेफ्ट अलूफ ऑन एन इश्यू ऑफ सच क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। तो तीन बातें, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए था, लॉ डिस्कस होना चाहिए था, पार्लियामेंट को अलूफ नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, और RBI ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपको लगता है जस्टिस BV नागरत्ना ने जो कहा, अगर पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया होता तो पिछले 6 साल में, सुधांशु जी मैं आपको फ्लो दूंगी सर, फ्लो दूंगी प्लीज, अगर ये जो 6 साल में जो सियासत हुई ये नहीं हो पाती? अजय जी, सबसे पहली बात, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो भी कहा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये वो उनका अपना विवेक है, मैं कोई नहीं होता उन पर कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये ठीक भी नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, मैं उनके पॉइंट पर नहीं, उन्होंने जो बातें रखी उस पर मेरा सवाल पूरे तरीके से राजनीति सेंट्रिक। मैं उससे सहमत नहीं हूं, नहीं मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मैं सीधे ये कहूंगा, क्योंकि ये नोटबंदी का डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने रात को 9 बजे आके अनाउंस किया था। अगर पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर इसे चर्चा करवा के तब कानून बना के तब आप नोटबंदी करते तो आपका काला धन मिलता कहां से आपको? ये डिसीजन 1978 में मोरारजी देसाई ने जब नोटबंदी की थी, उस वक्त भी क्या रीजन था? हर बार नोटबंदी, इस देश में 3 बार नोटबंदी हुई है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, 1946, 78 और 2016। हर बार रीजन हमेशा था कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएं, ब्लैक मनी को कर्ब करें। यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, इसमें पार्लियामेंट पे चर्चा करने की या लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये लॉ में मेंशन्ड है कि किन किन इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ना तब आप शॉक कर पाएंगे ना आप किसी को सरप्राइज कर पाएंगे। जल्दी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन जो सियासत हुई सर वो थम नहीं जाती क्या? देखिए, नहीं मैं इस पे सियासत से अलग करके प्योर टेक्निकल बात करना चाहता हूं। अजय आलोक जी ने कहा क्या 78 में पार्लियामेंट से पास हुआ था। दूसरा, नोट एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इस पर लिखा रहता है, RBI के गवर्नर का साइन होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उस पर राष्ट्रपति का साइन होता है कि मैं अमुक अमुक को फलां को नियुक्त करता हूं। तो भाई ये लेजिस्लेटिव और ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है ही नहीं, ये तो प्योरली फाइनेंशियल डिसीजन है। और विनम्रता से मैं पूरा सम्मान रखते हुए कोर्ट का कहना चाहूंगा, ये उदाहरण भी दिया जाना चाहिए कि दुनिया में, भारत के 2 उदाहरण दिए, जितने देशों में कभी कभी नोट करेंसी चेंज हुआ तब पार्लियामेंट से चेंज किया गया। और यह भी बताइए, रुपए का डिवैल्यूएशन 66 में हुआ, 91 में 2 बार हुआ। जब रुपए का अवमूल्यन में हुआ तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था कि पार्लियामेंट ने किया था। पार्लियामेंट तो कभी करेंसी के लिए, भाई ये 100 का नोट पे पार्लियामेंट का सिग्नेचर नहीं होता, ना लोकसभा अध्यक्ष का सिग्नेचर होता, ना राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, वो RBI का सिग्नेचर होता। तो टेक्निकली ये RBI और वित्त मंत्रालय के बीच का डिसीजन होता है, इसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। भारत में भी 3 बार रुपए का डिवैल्यूएशन, 2 बार क्या डिमोनेटाइजेशन, और दुनिया में भी कोई अन्य उदाहरण हो तो मेरे जो विपक्षी मित्र बैठे कृपया। ठीक है, जवाब ले लीजिए उनसे। अखिलेश प्रताप सिंह। आदित्य जी, मैं तथ्य रख रहा हूं,
मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि बार बार दूसरों को मौका यही मिलता है कि आपने सवाल के जवाब दीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मोदी जी ने शुरू किया जब से आए, उसमें नोटबंदी है, ये है, ये है, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, सब इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म का यही नतीजा है कि आप 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिए। आप जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है चाइना से, वो जो 40-45 और 60-55 का था, वो 20 और 80 का हो गया। सब कुछ चाइना से आप मंगा रहे हैं। और आप कहते हैं कि सब कुछ बड़े ईमानदारी से हो रहा है और डिजिटलाइज हो रहा है। 100 करोड़ के विधायक खरीदने के विजुअल साउथ के एक जगह भी मुकदमा भी हुआ उस पर। वो पता नहीं डिजिटल है कि कैश में है, तो वो तो निश्चित रूप से व्हाइट मनी से खरीदा जा रहे होंगे, जो विधायक खरीदे जाते हैं पूरे देश में, जिन पे 50 करोड़ 100 करोड़ का रेट चल रहा है, तो वो सारा डिजिटल होगा। दूसरी बात, अदिति जी, ज़्यादा नोट छापना और कर्जा लेना, ये इकोनॉमी की बीमारी जब होती है ना, इकोनॉमी जब कमज़ोर होती है, ख़राब होती है, उसके ये लक्षण होते हैं। कोई ये कहे कि मैंने 30 लाख करोड़ के नोट छाप दिए, तो तुम 5 लाख ट्रिलियन के भी छाप दो ना भाई, हो जाएगा 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी। जितने ज़्यादा आप नोट छापेंगे या कर्जा लेंगे, तो आपके रुपए की वैल्यू कम होती जाती है। और जैसे जैसे हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया जैसे जैसे हमें ये जो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में प्रवेश करते जाएंगे, अपने आप प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ेगा डिजिटल पेमेंट का। ये कोई स्कीम या किसी कारण से नहीं है, लोगों को सुविधा मिल रही है ना। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आज जो दर्शक ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपके विरोधी लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज जो दर्शक इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो ये सुनना चाहेंगे आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, या उन्हें आगे भी इस तरह के सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए? हमें समझ में नहीं आता है। सवाल तो ये था कि पार्लियामेंट से लाना चाहिए, अभी एक दो बात और मेरी बची हुई है। मैंने कहा था कोई उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण बता दीजिए मुझे, देश में या दुनिया में कोई, कि पार्लियामेंट से होता हो और नोट पे कहीं पार्लियामेंट का इंप्रेशन या पार्लियामेंट का सिग्नेचर होता हो। उसका तो जवाब नहीं दिया। चलिए, जो आपने नहीं दिया छोड़ दीजिए, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। जब हमारी सरकार आई, उससे पहले भारत 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। ये तो हवा में हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट, अरे मान्यवर, जब हमारे टाइम में खिलौने केवल 300 करोड़ के बनते थे, अब 12,000 करोड़ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चाइना के तो खिलौने आते थे, अब वो बंद हो गए। अब ये बताइए, मोबाइल हैंडसेट का भारत सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। अभी हमने 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। एप्पल की फैक्ट्री भारत से चाइना से भारत में आई। सवाल का जवाब नहीं दिया सुधांशु जी। ये सरप्राइज पैकेज आगे भी तो नहीं देंगे आप? इस तरह का सरप्राइज देश को आगे तो नहीं देंगे? मेरा सवाल आपसे ये था। मेरे पास समय का अभाव है, इस डिस्कशन को मैं यहीं पर क्लोज करूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।